क्लास 11 बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी निर्माण का, जिसमें हम कंपनी निर्माण के अंदर किस प्रकार से एक प्रवर्तक द्वारा अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज जमा कराए जाते हैं उन आवश्यक प्रलेखों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और उनमें हमने दो प्रमुख प्रलेख, जिसका नाम है संस्थापन प्रलेख और दूसरा होता है कंपनी के अंतर्नियम, उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम उसका तीसरा पॉइंट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो है कि प्रस्तावित निर्देशकों की सहमति। प्रवर्तक को कंपनी के संस्थापन प्रलेख और अंतर्नियम के अतिरिक्त प्रत्येक मनोनीत निर्देशक द्वारा उसकी पुष्टि। निर्देशक क्या? जो निर्देशक पद पर कार्य करने, अंतर्नियम में वर्णित योग्यतांश जो कि निर्धारित किए गए होते हैं, अंतर्नियम में लिखे हुए होते हैं, उनको खरीदने और उनका भुगतान करने के लिए तैयार है, इस बात की उसको अपनी असेंस देना जरूरी होता है। ये लिखित सहमति उसे देनी होती है, जमा करानी होती है। चौथा दस्तावेज होता है समझौता। समझौता किसके बीच? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को दिए जाने वाला एक ये और प्रलेख है, जिसके अंदर कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य उसे प्रबंध निर्देशक अथवा पूर्वकालीन निर्देशक या फिर प्रबंधक की नियुक्ति के लिए समझौता होता है। कि मतलब आपके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसको साक्ष्य के साथ उस समझौते को भी प्रस्तुत करना होता है। फिर आती है वैधानिक घोषणा, आपको जमा करानी होती है। कैसे वैधानिक घोषणा? कि कंपनी के पंजीकरण के लिए कानून उपयुक्त प्रलेखों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा कि पंजीकरण से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताएं उसने पूरी कर ली है, भी जमा करानी होती है। ये घोषणा कौन करता है? या तो कोई वकील हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या प्रैक्टिस करने वाला कोई कंपनी सेक्रेटरी हो। अंतिम आपके अंतर्नियमों के अंदर जो नामांकित निर्देशक व्यक्ति है वह है प्रबंधक या कंपनी का सचिव। इनमें से कोई भी व्यक्ति इस घोषणा को कर सकता है। फिर आता है फीस का भुगतान। आप सभी जानते हैं कंपनी रजिस्ट्रार के पास जब हम आवेदन लगाते हैं, प्रलेखों को प्रस्तुत करते हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी जमा करानी होती है। इस फीस का निर्धारण कैसे होता है? जितनी आपकी कंपनी की अधिकृत पूंजी होती है, अकॉर्डिंग टू कंपनी रजिस्ट्रार उतनी फ़ीस आपसे वसूल करता है। ये सबके लिए नियम समान है। आपकी कितनी अधिकृत पूंजी है, अगर कम है तो फीस कम होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी। इस तरीके से आपको अपने दस्तावेज़ों के साथ उस आवश्यक फीस को भी जमा कराना होता है। उसके पश्चात ही आपको समामेलन पत्र प्राप्त होता है। अब आता है कि ये सारे दस्तावेज जिनके बारे में मैंने अब पढ़ा, ये तो हमें जमा कराने होते हैं एक कंपनी के निर्माण करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास, जो कि आपके राज्य में होती है, आपके ज़िले में होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रवर्तक, जो कंपनी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और कंपनी के निर्माण से पूर्व के सारे कार्य करता है, उसकी स्थिति क्या होती है। प्रवर्तक कंपनी को पंजीकृत कराने और अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने की स्थिति में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, लेकिन वह न तो कंपनी का एजेंट होता है, न ही वह उसका ट्रस्टी होता है। कंपनी का एजेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपनी का भी सम्मिलन होना ही बाकी। कहते हैं ना, एजेंट तो किसी संस्थागत कंपनी के मालिक जो कि अपने एजेंट को नियुक्त करता है, लेकिन यहाँ तो अभी कंपनी अस्तित्व में ही नहीं आई, तो वो एजेंट तो हो ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि प्रवर्तक उन सभी सम्मिलन से पूर्व के समझौतों के लिए उत्तरदायी होंगे जिनको कंपनी सम्मिलन के पश्चात मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रकार से कंपनी के प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी भी नहीं होते हैं। ठीक है। कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति एक न्यासी की होती है। कैसे? जिनका उन्हें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि वे कोई लाभ कमाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट उठाते हैं, तो उनसे ये ज़रूरी है कि वो उन्होंने जो भी लाभ कमाया हो गुप्त रूप से उसे वह शो करें। अगर वे शो नहीं करते हैं तो कंपनी प्रतिनिधित्व को रद्द कर सकती है, प्रवर्तकों को भुगतान किए गए क्रय के मूल्य को वसूल कर सकती है, महत्वपूर्ण तत्व छुपाने से अगर कोई हानि होती है उसकी वसूली भी कंपनी प्रवर्तक से कर सकती है। प्रवर्तक कंपनी के परिवर्तन पर किए गए व्यय को प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से कानूनी हक नहीं रखता है, लेकिन यदि कंपनी चाहती है कि सम्मिलन से पहले जो भी खर्चे प्रवर्तक द्वारा किए गए हैं तो वह उन व्ययों का भुगतान उसे कर सकती है। कंपनी प्रवर्तक के माध्यम से क्रय की गई संपत्ति की क्रय राशि अथवा अंशों की बिक्री पर उसकी सेवाओं के बदले एक मुक्त राशि या कमीशन का भुगतान कर सकती है,
जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे उसे भुगतान करे, उसे किसी भी प्रकार का लाभ पहुँचाए। कंपनी उन्हें ऋण पत्रों के आवंटन कर सकती है या भविष्य में प्रतिभूतियाँ, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको परचेज करने में उन्हें बेनिफिट दे सकती है कि आप ही करें। क्योंकि एक व्यक्ति जिसने पूरी कंपनी का निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया है, तो बनता है कि उसे कुछ दिया जाए, तो कंपनी उसको उन सब सुविधाओं से लाभान्वित कर सकती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सम्मामिलन क्या होता है। देखिए, आपने अभी भी पढ़ा कि औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात प्रवर्तक कंपनी के सम्मामिलन के लिए आवेदन पत्र तैयार करते हैं और पंजीकृत कार्यालय की सूचना रजिस्ट्रार के पास सम्मामिलन के 30 दिन के अंदर अंदर भेज देनी होती है। आवेदन पत्र के साथ जो प्रलेख लगाते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ के चुके हैं, जमा कराने हैं, एक बार पुनः हम उसको संक्षेप में देखते हैं कि हमें क्या क्या पत्र जमा कराने थे। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा जिसे पार्षद अंतर नियम सीमा नियम बोलते हैं, संस्थागत प्रलेख भी जिन्हें बोलते हैं। ये जो प्रलेख होता है, उस पर आवश्यक मोहर लगी होती है, हस्ताक्षर किए होते हैं, गवाही होती है। सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 निर्देशकों के साइन, 7 सदस्यों के साइन, और निजी कंपनी है तो कम से कम 2 सदस्यों के साइन होने चाहिए। हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उनके घर का पता, वे क्या करते हैं, उनके द्वारा कितने अंश क्रय किए जाएंगे, उनकी आवश्यक जानकारी भी इस सीमा नियम के अंतर्गत लिखी हुई होती। दूसरा प्रलेख जिनके बारे में पढ़ा था हमने, कंपनी के अंतर नियम। इस पर भी आपके संस्थागत प्रलेख के समान मोहर लगी हुई है नहीं चाहिए, गवाही होनी चाहिए। पहले भी बताया जाए, कंपनी अंतर नियम के अंदर दी गई तालिका F, जो अंतर नियमों का एक आर्षद संग्रह है, को अपना सकती है। मतलब कई कंपनीज होती हैं जिनके अंदर आपको पार्षद अंतर नियम नहीं बनाए जाते, लेकिन अंतर नियम नहीं बनाओगे तो आपको कंपनी का स्थानापन्न प्रविवरण जमा कराना आवश्यक होता है। अब आता कि स्थानापन्न प्रविवरण क्या होता है। ऐसी कंपनियां जो अपने अंतर नियम नहीं बनाती है, उन्हें उसके स्थान पर एक प्रविवरण बनाना होता है। उस प्रविवरण के अंदर कंपनी की प्रदत्त पूंजी, उसके बनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है, ये सब चीज़ें उस प्रविवरण में लिखी होती है और उसे जनता को आमंत्रित भी करना होता है। फिर आता है प्रस्तावित निर्देशकों द्वारा निर्देश बनने के लिए लिखित सहमति और योग्यता शेयरों का क्रय करने का वचन। फिर आता है निर्देशकों द्वारा जो समझौता किया है उसको रजिस्ट्रार को सौंपना। आपने जो नाम अनुमोदित किया उसकी पत्र की फोटोकॉपी उन्हें भेजना, और वैधानिक घोषणा है जिस पर हस्ताक्षर होते हैं उसको भेजना, और साथ ही साथ आपका शुल्क का जो भुगतान करना है उसका प्रमाण स्वरूप प्रलेख भेजना। साथ ही साथ जो आपने नाम और पते अपनी संस्था के तय किए हैं, उनकी सूचना भी 30 दिन के अंदर आपको उसमें जमा करा लेनी चाहिए। जब रजिस्ट्रार के पास ये सभी प्रकार के आवश्यक प्रलेख आवेदन के साथ जमा हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रार इस बात की संतुष्टि करता है कि जो प्रलेख भेजे गए हैं वे सब सुव्यवस्थित हैं, पंजीकरण संबंधित सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। तो इन प्रलेखों के वर्णित तत्वों की प्रमाणिकता की जांच के लिए भलीभांति जांच करने का दायित्व रजिस्ट्रार का नहीं होता है। जब रजिस्ट्रार पंजीकरण की औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में संतुष्ट हो जाता है, तो वह एक सम्मामिलन पत्र जारी करता है, जिसका अर्थ ये होता है कि कंपनी का निर्माण अब पूरा हुआ है, यानी कंपनी अपने अस्तित्व में आ गई है, और सम्मामिलन पत्र को ही कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं ना। जैसे अपने यहाँ कोई व्यक्ति विशेष जन्मता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होता है, तो कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है, तो इसका जन्म सम्मामिलन पत्र के जारी करने से होता है। 1 नवंबर 2000 से कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को SIN यानी निगम पहचान नंबर आवंटित करती है, जो सम्मामिलन पत्र में लिखा होता है। तो इस प्रकार से एक कंपनी का क्या होता है, जन्म हो जाता है, और कंपनी का निर्माण की प्रक्रिया का बहुत कुछ हिस्सा पूरा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि सम्मामिलन पत्र जब जारी कर दिया जाता है तो उसके क्या प्रभाव होता है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है।